चल आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग पृष्ठ रसायन चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरण का सिद्धांत। ठीक है कि एक उत्प्रेरक जो रहता है वो किस तरीके से कार्य करता है, और उसके बाद हम लोग सेकंड लास्ट जो टॉपिक रहेगा, सेकंड लास्ट नहीं लास्ट ही टॉपिक है जो आपका क्या जैव उत्प्रेरक, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरण किसे कहते हैं, उत्प्रेरक कितने प्रकार का होता है, उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं, ठीक है, और उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं, इन सब के बारे में डिटेल अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार उसको एग्जाम्पल को याद रखना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, खासकर ऋणात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण याद रखना है आपको। ऋणात्मक का 3 उदाहरण दिया था, जिसमें आपको एक क्लोरोफॉर्म वाला, एक H2O2 वाला और एक क्या था टेट्राएथिल लेड वाला। क्लियर है ना, ये तीनों एग्जाम्पल एकदम ज़्यादा मोस्ट टाइम पे है। उसके बाद आपको अच्छे से याद रखना है किसको, स्व उत्प्रेरण को। ठीक है, स्व उत्प्रेरण का एक उदाहरण, और उसके बाद प्रेरित उत्प्रेरक उतना ज़्यादा एमपी नहीं है, लेकिन हाँ उदाहरण को यदि वो क्वेश्चन बना करके दे दें तो हालत ख़राब कर सकता है वो। ठीक है ना, तो एक बार कोशिश करना कि हर तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग समझ पाए, सॉल्व कर पाए, उसके हिसाब से ही याद करना। आज पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, उत्प्रेरण का क्रियाविधि, जिसको हम लोग बोलेंगे कि उत्प्रेरक का कार्य करने का सिद्धांत, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जैव उत्प्रेरक, जिसको एंजाइम भी बोलते हैं, विकर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में तो शुरुआत करते हैं उत्प्रेरण का क्रियाविधि का। देखो, उत्प्रेरण को समझाने के लिए, यानी कि एक उत्प्रेरक है वो किस तरीके से क्रिया करता है, उसको समझाने के लिए 2 सिद्धांत दिया गया। सबसे पहला एक सिद्धांत दिया गया आपका माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। चलो पहला हेडिंग डालो, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, ठीक है ना, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। क्या होता है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, मतलब जब एंजाइम काम करता है तो एक माध्यमिक यौगिक बनता है। क्या बनता है, एक माध्यमिक यौगिक बनता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, कहानी ध्यान समझना। जैसे कि ए है और बी है, आपस में रिएक्शन किया और रिएक्शन करके क्या बना रहा है, ए बी बना रहा है, और यहाँ पास उत्प्रेरक के रूप में यूज कौन हो रहा है, सी। तो असल में होता क्या है, ये जो रिएक्शन हमको एक पद में दिख रहा है वो एक पद में संपूर्ण होता नहीं है। कितने पद में संपूर्ण होता होगा, 2 पद में। सबसे पहला पद क्या रहता होगा कि ए जो है वो पहले सी के साथ क्रिया किया होगा और क्या बनाया होगा, ए सी। फिर ये जो ए सी है वो क्रिया किया होगा किसके साथ, बी के साथ, और बना दिया होगा क्या, ए बी, और फिर से ए सी क्या हो गया, अलग हो गया। मतलब उत्प्रेरक जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लिया, लेकिन इसके स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। स्वयं खर्च नहीं हुआ, जितना था उसका मात्रा उतना ही रहा। अच्छा याद रखना, ये माध्यमिक यौगिक सिद्धांत केवल और केवल किसके लिए लागू होता है, समांगी उत्प्रेरकों के लिए। किसके लिए लागू होता है, समांगी उत्प्रेरक के लिए। समांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जिसमें कि आपका अभिकारक और क्या, उत्प्रेरक, दोनों का जो क्या है वो भौतिक अवस्था क्या होना चाहिए, समान। भौतिक अवस्था क्या होता है, समान। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। एक एग्जाम्पल आप लोगों को याद है, सबसे पहले उसी एग्जाम्पल को किए थे, SO2 + ½ O2 अभिक्रिया करके क्या बनाता है, SO3, शीर्ष कक्ष विधि, और यहाँ पास होता है उत्प्रेरक NO। जैसे ये रिएक्शन एक पद में दिख रहा है, ये एक पद में होगा क्या, नहीं। असल में होता क्या है, ध्यान से समझना, ये जो NO है, ठीक है, वो क्रिया करता है किसके साथ, ½ O2 के साथ। ½ O2 के साथ क्रिया करेगा, यहाँ पास का 2 और ये 2 कट गया, ये क्या बन जाएगा, NO2। क्या बन गया, NO2। समझ आया यहाँ तक। फिर ये जो NO2 है अब क्रिया करेगा किसके साथ, SO2 के साथ, और अपना एक ऑक्सीजन निकाल करके इसको दिया, क्या बना देगा, SO3। अरे फिर से अलग हो गया, किस रूप में, NO के रूप में। क्लियर है कि नहीं। अच्छा यहाँ पास क्या था, ये भी गैस स्टेट में था, ये भी गैसियस स्टेट में था, ये भी गैसियस स्टेट में था। समझ आया कि नहीं। तो किसके लिए केवल और केवल ये सिद्धांत लागू होता है, आपका केवल और केवल समांगी उत्प्रेरक के लिए। किसके लिए लागू होता है, समांगी उत्प्रेरक के लिए। एक और एग्जांपल देखो, ठीक है, आप लोगों को एक और एग्जांपल हम लोग दिए थे, याद करो, ये वाला C2H5 याद आ रहा है। दूसरा एग्जांपल था CH3, यही वाला था ना, नहीं, क्या था, C2H5O, C2H5, ठीक है। रुको एक मिनट रुको ना, CH3 COO C2H5, इसका क्या किए थे हम लोग, H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण किए थे। क्या किए थे, निर्जलीकरण किए थे। ठीक है, निर्जलीकरण किए थे तो आपका क्या बना था, आपका CH3, ठीक है, CH3 COOH। रुको यार, निर्जलीकरण कराना है ना, जोड़ना तो नहीं है, जोड़ना नहीं है, मतलब हम लोग को क्या करना है, रुको ऐसे करते हैं, 1 मिनट रुको ना, 2C2H5OH, हाँ इसका करो। हाँ, तो यहाँ पर जब 2C2H5OH है, यानी 1C2H5OH प्लस 1C2H5OH, ये दोनों हैं,
ठीक है। ये फिर ऐसे करते हैं, एक CH3COOH ले लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में, ये भी आपका लिक्विड स्टेट में। ठीक है, ये या तो ये बना सकते हैं, एथिल एसीटेट बनाने का विधि हो सकता है। ये फिर चलो यार कौन सा वाला करें, मैं जो बता रहा हूँ उसको करना। दूसरा विधि देखो, C2H5OH प्लस C2H5OH। ठीक है, ये दोनों का H2SO4 की उपस्थिति में क्या करता है, निर्जलीकरण करता है। निर्जलीकरण करेगा यानी कि यहाँ पास का OH और यहाँ पास का एक H निकल गया, और यहाँ पास क्या बन गया, C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर। क्या बन गया, डाई एथिल ईथर, एथॉक्सी एथिन। क्या बोल रहे हैं इसको, एथॉक्सी एथिन। याद है ना, नामकरण करवाया था। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन ये जितना हमको आसान लग रहा है उतना आसान होता नहीं है। असल में होता क्या होगा, C2H5OH है, इसके साथ ये H2SO4 क्रिया करता होगा। HHSO4 लिख सकता हूँ क्या, H2 को, यहाँ पास से क्या निकल गया होगा, H2O, तो ये बना क्या, C2H5HSO4। ठीक है ना, C2H5HSO4, ये HSO4 है रे, अरे C2H5HSO4। समझ आ रहा है कि नहीं? एक पद में हमको लग रहा है ऐसा हो रहा है करके, लेकिन एक पद में नहीं हो रहा है। असल में क्या होता होगा, ये एक C2H5OH है, वो इस H2SO4 के साथ क्रिया करता होगा, ये क्या निकालता होगा, पानी, माइनस H2O किया। समझ आ रहा है कि नहीं, पानी निकल गया, तो ये बचा C2H5HSO4। अब ये जो C2H5HSO4 है, C2H5HSO4 है, वो फिर से क्रिया करेगा किसी एक के साथ। एक के साथ क्रिया कर चुका है, एक बच्चा है, उसके साथ क्रिया कराओ, C2H5OH। अब क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पास का H और यहाँ पास का HSO4 निकल जाएगा कौन से रूप में, H2SO4 के रूप में, और यहाँ पास बचा क्या, C2H5O C2H5, C2H5O C2H5। समझ आया कि नहीं? मतलब यहाँ पास ध्यान दो, ये उत्प्रेरक जो है, ठीक है, वो किसका निर्माण किया है, एक माध्यमिक यौगिक का। किसका निर्माण किया, माध्यमिक यौगिक का। समझ आ रहा है, यहाँ पास माध्यमिक यौगिक के रूप में क्या बना था, NO2 बना था। क्या बना था, NO2 बना था। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ पास देखो, ये लिक्विड स्टेट, ये भी लिक्विड स्टेट, और ये भी कौन सा स्टेट है, लिक्विड। तो किस में काम आ रहा है, समांगी उत्प्रेरक में काम आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसको हम लोग बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण का माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। क्या बोलते हैं, समांगी उत्प्रेरण का माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। क्लियर है? या फिर देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत किसे कहते हैं, समझाइए। या फिर ऐसे आएगा क्वेश्चन, समांगी उत्प्रेरण किस सिद्धांत द्वारा कार्य करते हैं, समझाइए। तो समांगी उत्प्रेरक किसके द्वारा करते हैं, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत द्वारा। किसके द्वारा, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। यहाँ तक क्लियर? वो दिक्कत है क्या इसमें, आगे बढ़ जाएं? तो ये पहला वाला क्लियर है, सबको समझ आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अब आगे बढ़े क्या, दूसरा देखते हैं। अच्छा, इस सिद्धांत का कमी क्या है? ठीक है, ये सिद्धांत तो तुमको समझ आ गया, लेकिन इस सिद्धांत का कमी क्या है? सबसे पहला कमी है कि ये विषमांगी उत्प्रेरण का व्याख्या नहीं करता। ठीक है, सबसे पहला कमी क्या है, दो कमी लिखना है बस। ठीक है, विषमांगी उत्प्रेरण का क्रियाविधि की व्याख्या नहीं करता। विषमांगी उत्प्रेरण क्रियाविधि का, देखो इस सिद्धांत का कमी क्या आ रहा है कि विषमांगी उत्प्रेरक की क्रियाविधि का व्याख्या नहीं कर रहे हैं ना। तो विषमांगी उत्प्रेरक का काम करने का तरीका क्या होगा, उसको समझाने के लिए जो दूसरा सिद्धांत आपका दिया गया वो है अधिशोषण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, अधिशोषण सिद्धांत, जो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट होगा, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब। अधिशोषण सिद्धांत क्या बोलता है, ध्यान समझना। ठीक है, ये विषमांगी उत्प्रेरण के लिए लागू होता है, सबसे पहले तो ये याद रखना है। किसके लिए लागू होता है, विषमांगी उत्प्रेरण के लिए। असल में क्या होता है, मान लो ये हमारा कोई ठोस है जो कि एक अधिशोषक की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, ये हमारा कोई ठोस है जो कि किसकी तरह काम कर रहा है, अधिशोषक की तरह। जैसे एक एग्जांपल समझो, हम लोग पढ़े थे N2 + 3H2 क्या बनाता है, 2NH3, और यहाँ पास उत्प्रेरक के रूप में कौन है, Fe, जो कि कौन सी स्टेट में है, सॉलिड, और ये दोनों कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। तो ऐसे समझो कि ये Fe जो है वो आपका अधिशोषक है, सॉलिड स्टेट में है। और इसमें क्या होता है, ये N2 और 3H2 पहले तो क्या होंगे, आकर के इसके ऊपर ऐसे चिपकते जाएंगे। ठीक है ना, N2 और 3 क्या है तुम्हारा 3H2, ये सब के सब अधिशोषित होंगे। इसमें क्या होंगे, अधिशोषित। अधिशोषण वह घटना होता है जो कि केवल बाहरी सतह पर होता है। क्या होता है, बाहरी सतह पर, और ये बहुपर्तीय हो सकता है, यानी कि ऐसा मल्टीलेयर बन सकता है ना, यानी कि एक नाइट्रोजन आया, हाइड्रोजन आया, ऐसा अधिशोषक जो सतह रहेगा
यानी कि ये जो उत्प्रेरक है वो अधिशोषक सतह की तरह काम करता है और उसके ऊपर ये जो गैस है वो आकर के ऐसे क्या बनते जाते हैं, चिपकते जाते हैं। क्लियर है ना। अब इनके मध्य में क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले तो होगा क्या आपका अधिशोषण, उसके बाद दूसरा होगा क्या आपका विसरण। क्या होगा, विसरण। और जब विसरण होगा तो समान रूप से ऐसे विसरित हो जाएंगे, ये कण समान रूप से क्या हो जाएंगे, विसरित हो जाएंगे। और विसरित होकर के किसका निर्माण करेंगे, उत्पाद का निर्माण। अब उत्पाद का निर्माण हो गया यानी कि NH3 का निर्माण हो गया ना। जब NH3 का निर्माण हो जाएगा तो लास्ट में अब इससे क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। समझ रहे हो कि नहीं, इससे हटेंगे तो तीसरा पद क्या होगा आपका, वियोजन। क्या होगा, वियोजन। क्लियर है कि नहीं। तो ये होता है आपका अधिशोषण सिद्धांत। क्लियर है। तो विषमांगी उत्प्रेरक जो रहता है वो अधिशोषण सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, जिसमें जो उत्प्रेरक रहता है वो एक अधिशोषक की तरह कार्य करता है। समझ आ रहा है कि नहीं, उत्प्रेरक किसकी तरह काम करता है, अधिशोषक की तरह। और ये जो तुम्हारे गैस जो कि अभिकारक है, ठीक है, क्या है, अभिकारक। अभिकारक काम करते हैं अधिशोष्य की तरह। किसकी तरह, अधिशोष्य की तरह। क्लियर है। और ये ठोस की सतह पर अधिशोषित होने लगते हैं। ठीक है, अधिशोषण हुआ पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप होता है इसका, क्या हो जाता है, विसरण होता है। विसरण होकर के मल्टीलेयर्ड बनाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का। अब जब उत्पाद का निर्माण हो जाता है तो तीसरा लास्ट में प्रोसेस होता है आपका क्या, वियोजन। क्या होता है, वियोजन। यानी कि ये जो तुम्हारे उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद जो बन चुके हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और फिर से अच्छा याद रखना, ये जो अधिशोषक है इसका संयोजकता फ्री रहेगा। संयोजकता पहले क्या रहता है, मुक्त रहता है। संयोजकता मुक्त रहेगा तभी तो आकर के यहाँ पास अभिकारक आकर के चिपका होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। इसका संयोजकता जो रहा होगा, ठीक है, जैसे Fe है तो Fe का यदि मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसका क्रिस्टल संरचना बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसका जो भी तुम्हारा ऐसा ये जैसे कि ये वाला, तो यहाँ पास आकर के कोई आकर के जुड़ सकता है, यानी कि इसका संयोजकता क्या है, मुक्त है। मान लो दो कंपाउंड है A और B, तो A और B आकर के जुड़ा यहाँ पास, संयोजकता मुक्त था। तो एक डायग्राम से समझने का कोशिश करो। ये तो एक डायग्राम से बता दिया मैं। दूसरा देखो, ऐसा समझो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक को कैसे शो कर रहा हूँ, उसका क्रिस्टल संरचना टाइप से बना दिया ऐसा, ठीक है, ऐसा। अब इसका संयोजकता इस तरीके से क्या है, मुक्त है। मुक्त है संयोजकता, मतलब इधर से भी कोई कंपाउंड आकर के जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी। समझ आ रहा है ना। कितना संयोजकता मुक्त है इस कंपाउंड का, 2। कितना है, 2। तो ऐसा समझो कि ये A है और B है, ठीक है, ये दोनों क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। ऐसे समझो A प्लस B दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, AB। और यहाँ पास तुम्हारा उत्प्रेरक क्या है, C। ठीक है, ये उत्प्रेरक C है, उसका क्रिस्टल संरचना है पूरा। क्लियर है। और यहाँ पास क्या है, AB। अब ये A और B आकर के जुड़ेगा किससे, इसके मुक्त संयोजकता से। मतलब A यहाँ पास आकर के जुड़ा और B यहाँ पास आकर के जुड़ गया। क्लियर है ना। तो सबसे पहले इसका क्या हो गया, अभी अधिशोषण हुआ। क्या हुआ, अधिशोषण। उसके बाद ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, आपस में दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। और जुड़ करके क्या बना लेंगे, एक नया कंपाउंड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक नया कंपाउंड। ठीक है, एक नया कंपाउंड बना लेंगे। एक मिनट रुको, ऐसे करके बना देता हूँ ना, ये बस समझने के लिए है ना आपका, ठीक है, ऐसे समझो। तो एक नया कंपाउंड बना लिया, यहाँ पास ये AB करके बना लिया। क्या बना लिया, नया कंपाउंड AB। क्लियर है। अब सबसे लास्ट में ये नया कंपाउंड बन गया, अब इसका क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वियोजन। मतलब ये AB क्या हो जाएगा, ऐसे अलग हो जाएगा। ये AB क्या हो गया, आपका अलग हो गया। क्लियर है। तो देखो फिर से मुक्त संयोजकता आ गया इसका। समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं कि आपका अधिशोषण सिद्धांत। क्या बोलते हैं, अधिशोषण सिद्धांत। क्लियर है। सबसे पहले इसमें होता है अधिशोषण, दूसरा होता है क्या आपका विसरण, और तीसरा क्या होता है आपका वियोजन। 3 पद में कंप्लीट होता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। और ये जो सिद्धांत था ये विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को क्या किया, स्पष्ट किया। क्लियर है, समझ आया कि नहीं, यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, ठोस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। ठोस उत्प्रेरक कौन था, जैसे कि Fe था। कौन था भी, Fe। देखो N2 + 3H2 क्या बनाया था, 2NH3। और यहाँ पास उत्प्रेरक क्या था, Fe सॉलिड था, ये ठोस अवस्था में था। मैं ये देखो यहाँ पास बनाया था, ये सॉलिड स्टेट में है करके बोला हूँ मैं। समझ आ रहा है। तो इसको कौन कौन सा चीज़ प्रभावित कर सकता है, इसकी क्रियाशीलता को कौन कौन सा चीज़ प्रभावित कर सकता है। सबसे पहला प्रभावित करने वाला कारक है इसका सक्रियता। क्या है, सक्रियता। ठीक है, ध्यान से समझना।
हर एक उत्प्रेरक का कार्य क्षमता जो रहता है या सक्रियता रहता है वो क्या होता है, अलग अलग। जिसका सक्रियता ज़्यादा होता है वो उतना तेजी से ही रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी कि जिसका जो सक्रियता है वो क्या होता है, अधिक, तो उसका रासायनिक अभिक्रिया का दर भी क्या होता है, दर भी क्या होता है आपका अधिक। क्लियर है? और हर एक उत्प्रेरक का सक्रियता जो रहता है ना, प्रत्येक उत्प्रेरक का अलग अलग होता है। प्रत्येक उत्प्रेरक का क्या होता है, अलग अलग। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे कि एक एग्जांपल समझाया, H2 प्लस हाफ O2। क्लियर है? नॉर्मल H2 प्लस हाफ O2 को क्रिया करके H2O बनाने में, ठीक है ना, कई दिन लग जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? यदि कोई एंजाइम की सहायता से होगा तो। क्लियर है? लेकिन मान लो यही अभिक्रिया को मैं H2 प्लस हाफ O2 को यहाँ पास क्या कर दूं, मैं प्लेटिनम उपस्थित कर दूं। किसको? प्लेटिनम को। तो हिंसात्मक अभिक्रिया दिखाता है, मतलब तुरंत विथ इन सेकेंड, ठीक है, 1 से 2 सेकेंड में तुरंत क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पास जो एंजाइम था उसका सक्रियता अलग था, स्पीड, काम कराने की स्पीड अलग था, और इसका काम कराने की स्पीड अलग है। तो हर एक उत्प्रेरक का जो सक्रियता होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर है? तो पहला क्या हो गया पॉइंट आपका, सक्रियता। क्लियर है? प्रत्येक उत्प्रेरक का सक्रियता क्या होता है आपका, अलग अलग होता है। क्लियर है? और उसमें उदाहरण याद रखना है आपका, प्लेटिनम जो H2 और हाफ O2 को आपस में क्रिया करके हिंसात्मक क्रिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हिंसात्मक, एकदम त्वरित रूप से हो रहा है, ठीक है ना। तो हिंसात्मक क्रिया द्वारा किसका निर्माण कर देता है, H2O का। किसका? H2O का। पहला समझ आया कि नहीं? पहला हो गया कि आपका सक्रियता। दूसरा होता है चयनात्मकता, ठीक है ना। मैं बोला था कि हर उत्प्रेरक जो रहता है ना वो स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक। क्लियर है ना? उत्प्रेरक का पहला तो क्या बोल दिया था मैं, सक्रियता बोला था पहला। दूसरा क्या बोल रहा हूँ उसका, चयनात्मकता। स्पेसिफिक होता है बोल रहा हूँ, मतलब एक उत्प्रेरक कोई एक अभिक्रिया के लिए ही अच्छा खासा उत्प्रेरक का काम कर सकता है। जैसे एक समझने का कोशिश करना, ये आपका क्या है, एथीन है, CH डबल बॉन्ड CH, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, क्या है, एथीन है। अब इसमें मैं किसका योग कर रहा हूँ, हाइड्रोजन का योग कर रहा हूँ। किसका योग कर रहे हैं, हाइड्रोजन का। अब ध्यान से देखो, यदि मैं यहाँ पास उत्प्रेरक ले रहा हूँ, क्या, प्लेटिनम उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक ले रहे हैं हम लोग, प्लेटिनम उत्प्रेरक। तो ये क्या बना देगा, आसानी से एथेन बना देगा। यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पास आकर के जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पास। तो ध्यान से समझना, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ये 2H2 कर देता हूँ ना मैं इसको, ठीक, या फिर ऐसे कर दो, CH डबल बॉन्ड है, चलो ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी ऐसे करो तो CH कार्बन 3, हाँ 4, फिर ये हाइड्रोजन, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, फिर इसमें मान लो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3 ऐसे करके बन जाता है। क्लियर है कि नहीं? समझने का कोशिश करो। ये तुम्हारा मान लो ये क्या है आपका, एसिटालीन है। क्या है, एसिटालीन। क्या है, एसिटालीन। इसी को ही हम लोग एक और नाम देते हैं, एथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथाइन। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, क्या लगता है, आइन। क्लियर है ना? तो एसिटालीन या एथाइन है। अब यहाँ पास मान लो प्लेटिनम उत्प्रेरक काम कर रहा है, हाइड्रोजनीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है इसका, हाइड्रोजनीकरण ना बोलकर क्या बोलेंगे, अपचयन हो रहा है। अपचयन होगा, 2 हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर हाइड्रोजन जुड़ेगा, अपचयन हो रहा है। तो समझ आ रहा है, प्लेटिनम उत्प्रेरक अभी उपस्थित है तो, ठीक है। तो एक और जुड़ जाएगा तो CH3 और एक और इधर ही आएगा CH3, हो गया। समझ आया कि नहीं? इतना क्लियर है? यहाँ पास प्लेटिनम उत्प्रेरक है तब का कहानी है। मान लो यहाँ पास पैलेडियम और BaSO4 का मिश्रण हो, इसको हम लोग एक साथ बोलते हैं लिंडलार उत्प्रेरक। याद रखना, जिगलर नाटा उत्प्रेरक, लिंडलार उत्प्रेरक नाम आता है, पैलेडियम और BaSO4। क्लियर है? इसको अच्छा क्विनोलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विनोलिन। यदि ये उत्प्रेरक यहाँ पास उपस्थित रहें तो ये केवल और केवल निर्माण करेगा किसका, एथिलीन का। किसका निर्माण कर देगा, एथिलीन का। मतलब ये आगे एक स्टेप और नहीं बढ़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो देखो दोनों मिल रहे हैं भाई, लेकिन देखो एक उत्प्रेरक अलग काम करवा रहा है, यानी डायरेक्ट वो क्या बना रहा है, एथेन बनवा दे रहा है, और एक उत्प्रेरक है वो क्या बना देता है, एथिलीन बना देता है। समझ आ रहा है कि नहीं? अब मैं बोलूँगा कि ध्यान समझना, ठीक है, कि आपका ऑयल है और हाइड्रोजन है, यहाँ पास मेरे क्या बनाना है, वनस्पति घी बनाना है। क्या बनाना है, वनस्पति घी। कौन सा उत्प्रेरक लेता हूँ, निकिल। अब मैं बोलूँगा कि नहीं, मैं तो यहाँ पास Fe लूँगा, तो क्या वनस्पति घी बनेगा क्या, नहीं ना। समझ आ रहा है ना? तो हर एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक क्या होता है, विशिष्ट होता है। जरूरी नहीं है कि एक के लिए जो उत्प्रेरक का काम कर रहा है दूसरे रासायनिक अभिक्रिया में वो उत्प्रेरक का काम करे कि नहीं। यहाँ तक क्लियर है?
तो ये होता है उसका क्या, चयनात्मकता। क्या होता है, चयनात्मकता। तो एक जो ठोस उत्प्रेरक होता है उसका कितना गुण होता है, 2। सबसे पहला क्या है आपका सक्रियता, और दूसरा होता है कि आपका चयनात्मकता, चयनात्मक अभिक्रिया दिखाता है। क्लियर है। हम लोग एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ते हैं, आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं। आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है, हेडिंग डालो, आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, ठीक है ना। ऐसे उत्प्रेरक जिसकी क्रियाशीलता आकृति के ऊपर निर्भर हो, किसके ऊपर निर्भर हो, आकृति के ऊपर, तो उसको हम लोग बोलते हैं आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक। जैसे कि ध्यान देना, एक उत्प्रेरक है, ठीक है, ये जो उत्प्रेरक है उसमें ऐसा बहुत सारा क्या है, ऐसा होल है, क्या है, होल है, और होल होने के कारण इसके अंदर में क्या बन गया है, कैविटी बन गया है। क्या बन गया है, कैविटी, गुहा बन गया है। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आ रहा है। छोटा छोटा छिद्र है, छिद्र के कारण अंदर से क्या है, गुहा है। अब ध्यान से देखो, इसके सामने मान लो अभी क्या है, अभिकारक है। चलो बताओ कौन सा अभिकारक इसमें आसानी से क्रिया करेंगे, ये वाला कर सकता है, ये वाला कर सकता है, ये वाला, क्योंकि इसके अंदर यही सब जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा कि कुछ जो होल है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्या ये भाग ले सकता है, क्या नहीं। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आकृति के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आकृति। और जो बनने वाला उत्पाद भी रहेगा वो इसी शेप के रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान से समझना, ऐसा उत्प्रेरक, ध्यान समझना, ऐसा उत्प्रेरक जो कि, ध्यान से समझना, ऐसा उत्प्रेरक जो कि क्या होता है, आपका आकृति को सेलेक्ट करता है। किसको सेलेक्ट करता है, आकृति को, और उसके आधार पर अपना क्रियाविधि प्रदर्शित करता है, उसको बोलते हैं आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक। और इसका जो क्रियाविधि है, अभिकारक के अणुओं का आकार और जो बनने वाला है उत्पाद उसके अणुओं के आकार के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। क्लियर है। और इसमें सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है किसका, जियोलाइट का। किसका उदाहरण देते हैं, जियोलाइट। एग्जाम्पल में याद रखना है किसका, जियोलाइट का, ठीक है। फॉर्मूला इसका है Na2Al2Si, ठीक है ना, Si2O8H2O, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्या बोला हूँ मैं, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्लियर है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। समझ आया कि नहीं। यहाँ पर जो जियोलाइट रहता है, ठीक है, वो सूक्ष्म, ये जो सिलिका रहता है, रेत, ठीक है ना, सिलिका और एल्यूमिनियम का एक क्या बनाता है, सरंध्र संरचना बनाता है। क्या बनाता है, एक सरंध्र संरचना बनाता है। क्लियर है ना। और जिसमें कि एक निश्चित आकार के अणु का ही क्या हो सकता है, चयन हो सकता है। क्लियर है। तो सबसे पहला उदाहरण है आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक में क्या, आपका जियोलाइट। क्या है, जियोलाइट। और एक और दूसरा एग्जाम्पल याद रख लेना, ZSM5, ZSM5, जियोलाइट सिव ऑफ जियोलाइट सिव मॉलिक्यूलर पोरोसिटी। क्लियर है। ZSM5 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। जियोलाइट क्या है, एक आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक है। बात खत्म। जियोलाइट क्या है, यह एक आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक है जिसमें सोडियम एल्यूमिनियम, जिसे हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट भी बोलते हैं। इसका जो संरचना रहता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, सरंध्र रहता है। यह निश्चित आकार के अभिकारक अणुओं को ग्रहण करके निश्चित आकार के उत्पाद का निर्माण करता है। खत्म कहानी। क्लियर है। और थोड़ा बहुत देखना होगा तो नोट से देख लेना। जिसका जो आकार रहता है 260 पिकोमीटर से कितना, 740 पिकोमीटर के मध्य में रहता है। 740 पिकोमीटर के मध्य में, 260 से कितना, 740। क्लियर है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पास करते हैं, एल्कोहल के निर्जलीकरण से पेट्रोल बनाने में। ZSM5 का उपयोग कहाँ होता है, एल्कोहल से क्या बनाने में, पेट्रोल बनाने में। और याद करो जियोलाइट का उपयोग और पढ़े थे कक्षा 11वीं में। याद करो, कठोर जल के मृदुकरण में, याद आया, ठीक है। तो इसका उपयोग होता है कठोर जल के मृदुकरण में।
क्लियर है? कठोर जल को मृदु जल बनाने में जियोलाइट परम्यूटेट विधि करके था। ठीक, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ये दोनों टॉपिक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जियोलाइट क्या है या आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं करके, तो लिख लोगे ना, एक बार नोट से देखना, समझ आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक या इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम। क्या बोलते हैं? एंजाइम। या इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकीर्णम। क्या बोलते हैं? प्रकीर्णम। या इसी को हम लोग बोलते हैं विकर। क्या बोलते हैं? विकर। 3 नाम बोला हूं मैं, ठीक है? जैव उत्प्रेरक या एंजाइम या प्रकीर्णम या विकर क्या होता है, ध्यान समझना, ठीक है? ऐसे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक अणु जो कि जीवों के शरीर में क्या होते हैं? बनते हैं और जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक। क्लियर है? ध्यान समझना, इसका परिभाषा जब दोगे तो कौन कौन सी चीज को शामिल करना। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। नाइट्रोजन युक्त क्या है? ये कार्बनिक यौगिक है। इसका जो अनुभार होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। अनुभार क्या होता है? उच्च। कितना से कितना रहता है? 15,000 डाल्टन से, ठीक है ना, 10 लाख 15,000 डाल्टन से 10 लाख ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल, ठीक है? ऐसे करके दिया है, ठीक है? वैसे इसको बताने की जरूरत नहीं है। अनुभार क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? अनुभार इसका उच्च होता है। कहाँ बनता है? सजीव की कोशिका में निर्मित होता है। सजीव कोशिका में क्या होता है? ये निर्मित होता है और शरीर के अंदर चलने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको क्या करता है? ये उत्प्रेरित करता है, ठीक है? रासायनिक अभिक्रियाओं को, जैव रासायनिक अभिक्रिया, जीव के शरीर में होने वाली अभिक्रिया को क्या बोलोगे? जैव रासायनिक अभिक्रिया। उसको क्या करता है? ये उत्प्रेरित करता है। क्या करता है? उत्प्रेरित। क्लियर है? क्योंकि जीवों के शरीर में उपस्थित है, इस कारण इसको बोलेंगे क्या? जैव उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रोटीन है, असल में क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। ध्यान से देखो, प्रोटीन किससे मिलकर बना रहता है? अमीनो एसिड से। यानी जितना भी तुम्हारा एंजाइम है एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन किससे मिलकर बना रहता है? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखो, RCHNH2COOH। देखो नाइट्रोजन उपस्थित है। क्या उपस्थित है? नाइट्रोजन। इस कारण, और ये ऐसा लगातार एक अमीनो अम्ल, ये एक अमीनो अम्ल का फॉर्मूला है ना, ये पहला अमीनो अम्ल है, तो ऐसे एक और दूसरा अमीनो अम्ल होगा, फिर तीसरा। समझ आ रहा है ना? ऐसा लगातार ऐसे जुड़ते जाएगा और ये आपस में कुंडलित होता है और कुंडलित होकर किसका निर्माण करता है? आपका एंजाइम का। किसका निर्माण करता है? एंजाइम का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान से देखो, पहले तो एंजाइम का परिभाषा कैसे लिखोगे, ध्यान से समझना। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जिनका अनुभार उच्च होता है, जो कि सजीव की कोशिकाओं में निर्मित होते हैं तथा उसके शरीर में चलने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक या एंजाइम। क्लियर है? जैव उत्प्रेरक या एंजाइम। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जब एंजाइम का फॉर्मेशन होता है किससे मिलकर बना रहता है? देखो, एंजाइम एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन किससे मिलकर बना रहता है? अमीनो अम्ल से। किससे मिलकर बना रहता है? अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल का जब चयन बनता है तो आपस में ऐसा कुंडलित होते हैं पूरी तरीके से। क्लियर है? और एक निश्चित आकृति ग्रहण करते हैं। क्लियर है? 11वीं क्लास में इसका बहुत ज़्यादा स्पेशल हम लोग कहानी पढ़े थे। तो इसमें एक निश्चित स्थान रहता है, इस जगह को हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। और जो भी अभिकर्मक रहेगा वो इस एक्टिव साइट पर आकर के जुड़ता है। और इस एक्टिव साइट के अलावा कोई और जगह रहेगा एंजाइम में, ये मान लो एंजाइम है तो एंजाइम में एक खांच रहता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। और इसमें इस एक्टिव साइट के अलावा और कोई जगह रहता है तो उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट। क्लियर है? अच्छा, एंजाइम जो रहता है आसानी से सक्रिय नहीं होता, उसको सक्रिय करने के लिए कोई और कारक का जरूरत पड़ता है, उसको बोलते हैं सहकारक। क्या बोलते हैं? सहकारक, कोफैक्टर। तो यहाँ मान लो इसके साथ कोई और एंजाइम को एक्टिव करने के लिए, जैसे उत्प्रेरक को काम करने के लिए किसका जरूरत पड़ता था? उत्प्रेरक, वर्धक। समझ आ रहा है कि नहीं? वैसे ही मान लो एंजाइम है तो उसको काम करने के लिए, और अच्छे से काम करने के लिए किसी का जरूरत है तो उसको बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर, सहकारक। क्या बोलते हैं? सहकारक। यहाँ तक क्लियर है? तो अब एक एंजाइम का क्या क्या विशेषता होता है? सबसे पहले देखो, एंजाइम जो होता है स्पेसिफिक होता है। एंजाइम क्या होता है? स्पेसिफिक। यदि मेरे प्रोटीन को पचाना है तो प्रोटीएज एंजाइम काम आएगा, लिपिड को पचाना है तो लाइपेज एंजाइम काम आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? प्रोटीन को पचाना है तो प्रोटीएज एंजाइम, लिपिड को पचाना है तो लाइपेज एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड को पचाना है तो न्यूक्लिएज एंजाइम। यानी कि स्पेसिफिक होता है। मैं बोलूंगा कि प्रोटीएज एंजाइम से मैं लिपिड को पचाऊंगा करके, तो ऐसा होगा क्या? नहीं।
ठीक है, स्पेसिफिक होता है। एंजाइम क्या होता है आपका? स्पेसिफिक। दूसरा, इसका जो कैपेसिटी होता है वो एकदम हाई होता है, दक्षता उच्च होता है। तुम लोग मांस मटन खा देते हो, उसको भी वो पचा देता है, समझ आ रहा है कि नहीं? हड्डी तक को गला देता है, ठीक है। तो इसका जो दक्षता होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। तीसरा देखो, ठीक है, इसमें कुछ अकार्बनिक आयन लगे रहते हैं, ये तो कार्बनिक है, कार्बन से मिलकर के बना है एंजाइम, क्लियर है ना? मैक्सिमम पार्ट क्या है? कार्बनिक है। लेकिन इसमें कुछ अकार्बनिक पदार्थ जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? अकार्बनिक पदार्थ। और ये जो अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, जो कि एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। तो तीसरा विशेषता है कि इसमें कुछ अकार्बनिक पदार्थ जुड़ते हैं, उस अकार्बनिक पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, या कोफैक्टर या कोएंजाइम। अच्छा, कोई भी जो एंजाइम रहता है वो एक निश्चित टेम्परेचर पर क्रियाशील होता है, ठीक है। तो एक निश्चित ताप का आवश्यकता होता है, इसको निश्चित ताप का आवश्यकता होता है। जैसे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है आपका? मेनली 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसी में अच्छा खासा एक्टिव रहेगा एंजाइम, क्लियर है। निश्चित हमारे बॉडी का जो पीएच रहता है उसी में बस एक्टिव रहेगा एंजाइम। बॉडी के निश्चित टेम्परेचर पर, निश्चित पीएच पर ही ये क्या रहता है? अच्छा खासा अपना एक्टिविटी को शो करता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, और एंजाइम जो रहता है अल्ट्रावायलेट रेज द्वारा क्या हो सकता है? नष्ट हो सकता है। ध्यान से समझने का कोशिश करो। जैसे कि मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, हमारे शरीर से CO2 को निकालना आवश्यक होता है। क्यों निकालना आवश्यक होता है? मान लो CO2 को मैं नहीं निकालूंगा तो H2O है, मेरे शरीर में जो उपस्थित पानी है, कोशिका में उपस्थित जो पानी है उस CO2 के साथ क्रिया करे और क्या बना देगा? H2CO3, जो कि क्या है? एक अम्ल है। क्या है? अम्ल। अब अम्ल के कारण मेरे बॉडी का पीएच क्या होने लग जाएगा? डाउन होने लग जाएगा। अम्ल है, अम्ल का पीएच का मान क्या रहता है? 7 से कम। तो पीएच का मान क्या होने लग जाएगा? कम। अब मेरे बॉडी का यदि पीएच का मान कम हो रहा है, तो मेरा यदि बॉडी का पीएच का मान कम हो रहा है, जैसे कि मेरे बॉडी का पीएच का लगभग 7.4 एकदम ऐसा स्थिर है, समझने का कोशिश करो, 7.4 है पीएच। चूँकि ये CO2 निकला नहीं, CO2 निकला नहीं तो पीएच क्या होने लग गया? कम। ये 7.4 से 6.5 हो गया, 6.2 हो गया, क्या पता धीरे से 5.8 तक पहुंच गया बॉडी का पीएच। अब यदि बॉडी का पीएच कम होने लग जाए तो कोई भी एंजाइम जो रहता है वो निश्चित पीएच पर काम करता है। जैसे मेरे भोजन को पचाने वाला, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला जो एंजाइम है वो 6.5 पीएच से 7.5 के बीच में रहते हैं। और मान लो मेरे बॉडी का पीएच 5.8 हो गया तो मेरे शरीर का कार्बोहाइड्रेट पचेगा क्या? नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ एंजाइम रहता है, प्रोटीएज एंजाइम है, ठीक है, वो निश्चित पीएच पर काम कर रहा है। जितना भी एंजाइम है निश्चित पीएच पर। यदि पीएच कम होने लग जाए तो एंजाइम काम कर पाएगा क्या? नहीं। और यदि एंजाइम काम नहीं कर पाएगा तो हमारा डेथ हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? एंजाइम यदि काम नहीं कर पाएगा, हमारे शरीर का कार्बोहाइड्रेट नहीं पचेगा, हमारा प्रोटीन नहीं पचेगा, तो हमारा डेथ हो जाएगा। क्लियर है? इस कारण CO2 को निकालना बाहर है। बाहर निकालना क्या होता है? जरूरी। यानी शरीर का जो पीएच है, पीएच वैसे ही समझो जैसे कि तुम लोग देखो, जब तुम लोग को बुखार आता है, टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है, तुम लोग देखना खाने का मन नहीं करता और खाओगे वो भी उल्टी हो जाता है, यानी पचता नहीं है। असल में रीजन क्या होता होगा? जो एंजाइम है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, निश्चित टेम्परेचर पर काम करता है एंजाइम। अब बताओ कि एंजाइम काम करेगा क्या? नहीं। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इस कारण खाने का भी मन नहीं होता। समझ आ रहा है कि नहीं? और खाए भी रहोगे वो भी क्या हो जाता है? उल्टी। और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से समझो। क्लियर है कि हमारे बॉडी में उपस्थित जितने भी एंजाइम हैं, या हमारे क्या बोलना चाहिए, जितना भी एंजाइम है वो निश्चित ताप पर और निश्चित पीएच पर ही क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैं स्टार्च है, स्टार्च को यदि पचाऊंगा, स्पेसिफिक होता है बोल रहा हूँ ना, स्टार्च को यदि पचाना है, स्टार्च को पचाना है किसमें? ग्लूकोज में। किसमें पचाना है? ग्लूकोज सबसे छोटा अणु है, ग्लूकोज में टूटेगा स्टार्च। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम का जरूरत पड़ेगा? माल्टेज एंजाइम का। कौन से एंजाइम का जरूरत पड़ेगा? माल्टेज एंजाइम का। प्रोटीन है, वृहद अणु है, इसको मान लो मेरे पचाएंगे तो कौन से एंजाइम का जरूरत पड़ेगा? प्रोटीएज एंजाइम का। कौन से एंजाइम का जरूरत पड़ेगा? प्रोटीएज का। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अमीनो एसिड में, सबसे छोटा अणु है। समझ आ रहा है कि नहीं? वैसे ही समझो, आपको लिपिड को पचाना है। किसको पचाना है? लिपिड को। तो किसमें कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम काम करेगा। इसको तोड़ देगा किसमें? फैटी एसिड में। किसमें तोड़ेगा? फैटी एसिड में तोड़ देगा। समझ आ रहा है कि नहीं? वैसे ही तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड है, नाभिकीय अम्ल है, DNA वगैरह जी, उसको पचाना है, DNA RNA एटसेट्रा जो भी है आपका, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को पचाना है तो यहाँ पास कौन सा एंजाइम काम करेगा? न्यूक्लिएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम करेगा? न्यूक्लिएज एंजाइम।
ठीक है। और ये इसको तोड़ देगा किस में, फास्फोरिक एसिड में, नाइट्रोजन बेस में, और किस में आपका शुगर में। किस में तोड़ देगा, शुगर में। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब एंजाइम क्या हो रहा है, एक प्रकार से ये जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको कंप्लीट करा रहा है। क्या करा रहा है, कंप्लीट। और देखो स्टार्च को तोड़ने के लिए यही काम आएगा, प्रोटीन को तोड़ने के लिए ये काम आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। डाइजेशन चैप्टर रहा होगा, आप लोग 10वीं में पढ़े होगे या 11वीं में पढ़े होगे बायोलॉजी वाले, तो उसमें ये सब एंजाइम दिया था और वही सब एंजाइम का क्या है आपका उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। एग्जाम्पल लिख लोगे। उसके बाद देखो और एंजाइम का और उदाहरण देखो तो, ठीक है। एथेनॉल का निर्माण 2 तरीके से होता है, एंजाइम द्वारा इसको समझाया है। एथेनॉल का निर्माण, एथेनॉल, एथिल एल्कोहल, C2H5OH, दारू, मदिरा, सूरा जिसको बोलते हो, सूरा बोलते हैं, सूरा पान, ठीक है ना। ठीक है, एथेनॉल का निर्माण, C2H5OH का निर्माण कैसे कैसे होता है, 2 तरीका से होता है। एक तो हो सकता है निर्माण किसके द्वारा, स्टार्च द्वारा। किसके द्वारा हो सकता है, स्टार्च द्वारा, ठीक है। और दूसरा निर्माण होता है आपका मोलेसिस द्वारा, मोलेसिस, सीरा द्वारा। किसके द्वारा, सीरा द्वारा, ठीक है। एक तो होता है निर्माण किसके द्वारा, स्टार्च द्वारा, और एक होता है आपका सीरा द्वारा। सीरा क्या होता है, जब गन्ने का रस निकालेंगे तो गन्ने के रस को ध्यान से समझना, गन्ने के रस को निकालने के बाद, ठीक है, उसको जब सांद्रित करेंगे तो जो भाग बचा हुआ होता है गाढ़ा रंग का, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरा। क्या बोलते हैं, सीरा, ठीक है। स्टार्च द्वारा यानी कि तुम्हारा किसका किसका स्टार्च, अंगूर है, बाजरा है, जौ है, आलू है, सेब है, इनसे मान लो अल्कोहल प्राप्त करते हैं। मतलब इसका जो स्टार्च रहेगा, स्टार्च का फॉर्मूला है आपका C12, रुको ना, इसको करते हैं C6H10, ठीक है। इसका फॉर्मूला और बनता है O5 और ये N है, N है जहाँ पास कोई भी संख्या रखोगे, ठीक है। ये है आपका क्या, आपका स्टार्च का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, स्टार्च का। अब स्टार्च में हम लोग NH2O मिलाएंगे। जब स्टार्च को हम लोग तोड़ेंगे तो ये टूटता है किसमें, माल्टेज में, सॉरी माल्टोज में। किसमें टूटता है, माल्टोज में। 100 बात का एक बात एकदम याद रखना ना। देखो स्टार्च है, यहाँ पास एक एंजाइम काम करता है डाइस्टेज, डाइस्टेज। कौन सा एंजाइम काम किया, डाइस्टेज, ठीक है। क्या प्राप्त होगा हमको, माल्टोज, माल्टोज। माल्टोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11। यहाँ तक क्लियर है। फिर ये जो माल्टोज है C12H22O11, ठीक है, C12H22O11, इसका जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे, जल अपघटन। माल्टोज है, माल्टोज को पचाने के लिए माल्टेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, माल्टेज, माल्टेज, TASE लगता है, ASE, ठीक है ना। माल्टोज है, उसको पचाने के लिए क्या लगा, माल्टेज। तो ये टूट जाता है किसमें आपका, C6H12O6 प्लस C6H12O6। क्लियर है ना, C6H12O6 C6H12O6 मतलब ग्लूकोज में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है आपका, ग्लूकोज में। चूंकि 2 अणु हैं तो ऐसे कर देता हूँ 2 करके। यहाँ तक क्लियर है। अरे देखो ना रे, इधर देखो, C12H22O11 है, ये 2 ठोक आया तो C12H24 हो गया, और O11 क्या हो गया, O12 हो गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, C6H12O6, ये देख, और फिर लिख सकता हूँ C6H12O6। ये दोनों को जोड़ूंगा तो वही चाहेगा ना, C12H22O11। समझ आया कि नहीं, ये यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका प्राप्त हो गया क्या, आपका ग्लूकोज। क्या प्राप्त हो गया हमारा, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में रहता है आपका एल्डोज शुगर, CHO ग्रुप रहता है, एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, बताया था मैं तुम लोगों को। एक होता है एल्डोज और एक होता है क्या आपका कीटोज। क्या होता है, कीटोज। नहीं जानते हो तो जान लो। ग्लूकोज में होता है क्या आपका एल्डोज, ठीक है, एल्डोज शुगर होता है। और जब आपका क्या पढ़ोगे, फ्रक्टोज पढ़ोगे ना, ठीक है, तो उसमें होता है कीटोज शुगर, पढ़ेंगे बाद में, बस इतना ही याद रखो। एक होता है ग्लूकोज और एक होता है आपका फ्रक्टोज। ग्लूकोज का भी फार्मूला C6H12O6 है, फ्रक्टोज का भी फार्मूला C6H12O6 है। तो ये समझो कि ये क्या है आपका ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसका हम लोग क्या करेंगे, किण्वन करेंगे। क्या करेंगे, किण्वन। कैसे होगा किण्वन, यीस्ट डालेंगे। यीस्ट का नाम बता दूं क्या, इस यीस्ट का नाम है सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी, सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, यीस्ट का नाम है, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी।
ठीक है। और ये जो यीस्ट रहेगा एक एंजाइम निकालेगा जिसका नाम रहेगा जाइमेज। कौन सा नाम रहेगा? जाइमेज, जिसके कारण इसका होगा कौन सा प्रक्रिया? अब ये जो सी बार ध्यान से समझना ना, ये हमारा जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को हम लोग जाइमेज एंजाइम की सहायता से, ठीक है ना, जाइमेज एंजाइम की सहायता से इसका क्या करेंगे? फर्मेंटेशन करेंगे, किण्वन। ठीक है, किण्वन में क्या होता है? यीस्ट का उपयोग करते हैं। कौन सा यीस्ट का करते हैं उपयोग? सैकरोमाइसिस सेरेवेसी, सैकरोमाइसिस सेरेवेसी। ये जो यीस्ट रहता है वो कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है? जाइमेज। यहाँ पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। क्या होता है? अवायवीय श्वसन। ठीक है, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किण्वन। क्लियर है? अब किण्वन में क्या होगा? ये जो C6H12 और O6 है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आपका एल्कोहल में, और रिलीज होता है आपका CO2। क्या रिलीज हो जाता है? CO2। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पास देखो तो 4, ये 6, और ये ऑक्सीजन कितना है आपका? 2। ठीक है ना, 2। और ये इधर का आ गया तो ये 2CO2 हो जाएगा, प्लस 2CO2। ठीक, ये 2CO2 देख लो ना भाई तुम लोग, देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। कार्बन कितना हो गया? 4। और यहाँ पास भी कितना कार्बन? 2। 4 2 6 हो गया। उसके बाद देखो हाइड्रोजन गिनो, 5 दूनी 10, 10 हो गया। 10 2 12, 12 का 12 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना आ गया? 12। ऑक्सीजन गिनो, ऑक्सीजन कितना है? 4 दूनी 8, सॉरी 4 कहाँ यार, ये H है ना, सॉरी 2 ही आएगा, 2। और यहाँ 2 दूनी 4, तो टोटल कितना? 6। तो वही तो है क्या? C6H12 O6। देखो तो यही टूटा है ना। ठीक है, एक तो बन गया आपका एल्कोहल, 2 अणु किसका बना? एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल। और 2 अणु क्या निकल गया आपका? CO2। क्या निकल गया? CO2। समझ आया ये पूरा प्रोसेस? पूरी तरीके से क्लियर है? ये हो गया। दूसरा देखते हैं अब, दूसरा विधि। पहला तो हो गया कि स्टार्च से किस तरीके से हम लोग एल्कोहल का निर्माण करते हैं एंजाइम की सहायता से। कौन कौन सा एंजाइम लगा है? ठीक है, कौन कौन सा एंजाइम लगा है आपका? ठीक है, डाइस्टेज। सबसे पहले कौन सा एंजाइम लगा है? डाइस्टेज। दूसरा माल्टेज। तीसरा क्या है आपका? जाइमेज। कौन सा एंजाइम? जाइमेज। जय माता दी। ठीक है क्या बोला मैं? जय माता दी। उल्टा याद करो या फिर डीजे मनीष बोलो। ठीक है कैसे मनीष? डीजे मनीष। क्लियर है? डाइस्टेज, माल्टेज, फिर जाइमेज। सबसे पहले डाइस्टेज यूज होगा, स्टार्चस क्या बना है? माल्टोज। फिर माल्टोज से जब ग्लूकोज बना है तो माल्टेज। फिर ये जो तुम्हारा ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज से क्या बना है? एथिल एल्कोहल। तब कौन सा एंजाइम काम आया? जाइमेज। कौन सा? जाइमेज। 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। क्लियर है? कैसे, किससे किसका स्टार्च निकाल सकते हो? अंगूर से बनाओ, चाहे बाजरा से बनाओ, चाहे जौ से बनाओ, चाहे आलू से बनाओ, चाहे सेब से। सेब से बनता है साइडर बोलते हैं, अंगूर से बनता है वाइन बोलते हैं, विस्की, रम, ब्रांडी, अलग अलग। अब मैं नहीं बताऊंगा तो गोवा, महुआ ठीक है, चलो बाद में पढ़ना वो सब। दूसरा देखते हैं सीरा द्वारा। सीरा किसको बोलते हैं? जब गन्ने के रस को हम लोग सांद्रित करते हैं तो सांद्रित करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ हमको मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरा। क्या बोलते हैं? सीरा। और सीरा में आपका उपस्थित होता है, ध्यान से समझना ना, सीरा में उपस्थित होता है C12H22O11। ये भी एक प्रकार का है, क्या है आपका? मोलेसिस। ये भी एक प्रकार का स्टार्च ही है। क्या है? स्टार्च। अब यहाँ पास ध्यान देना, यहाँ पास फिर से H2O का उपयोग होगा। ये क्या बनेगा? देखो C6H12 व O6 कितना ठोक बनेगा? 2 ठोक। लेकिन याद करो यहाँ पास केवल ग्लूकोज बना था। क्या बना था? ग्लूकोज। लेकिन यहाँ पास याद रखना कि C6H12 व O6 से एक बना, ये तो ग्लूकोज है, और एक और रहेगा C6H12 व O6, ये रहेगा आपका क्या? फ्रक्टोज। क्या रहता है? फ्रक्टोज। और यहाँ पास जो एंजाइम काम आता है उसको बोलते हैं इनवर्टेज। कौन सा एंजाइम है? इनवर्टेज। कौन सा एंजाइम है? इनवर्टेज। यहाँ तक क्लियर है? ये वाला बस स्टेप देखो, यहाँ पास जो काम किया था कौन? तुम्हारा माल्टेज। यहाँ पास वो काम कौन कर रहा है? इनवर्टेज। कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? इनवर्टेज। यहाँ तक क्लियर है? अब फिर यहाँ पास से किसको उठाएंगे? ग्लूकोज को। वही प्रोसेस C6H12 O6 से कौन सा एंजाइम आएगा? जाइमेज। कौन सा एंजाइम आ जाएगा? जाइमेज। कौन देता है ये एंजाइम? यीस्ट। ठीक है, फिर से वही बन जाएगा C2H5OH। क्लियर है कि नहीं? समझ आया? तो यहाँ पास कौन सा लगा? IZ, इन्वर्टेज और जाइमेज। और उसमें क्या है? DMJ, डाइस्टेज, माल्टेज, जाइमेज। क्लियर है?
तो ये एक तरीके से कैसे फर्मेंटेशन द्वारा आपका एल्कोहल का निर्माण होता है, किसके द्वारा, स्टार्च द्वारा कैसे निर्माण होता है एल्कोहल का, और दूसरा हम लोग पढ़ लिए कि शीरा द्वारा कैसे होता है। और देखो दोनों में क्या है, कॉमन एंजाइम कौन सा था, जाइमेज, लास्ट वाले पद में, यानी ग्लूकोज से ही बना है, ठीक है ना। और यहाँ पास माल्टेज काम किया तो यहाँ पास कौन काम कर दिया था, इन्वर्टेज। कौन काम किया है, इन्वर्टेज। समझ नहीं आएगा तो और पूछ लेना बाद में। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं एंजाइम उत्प्रेरण का क्रियाविधि। एंजाइम उत्प्रेरण क्रियाविधि, एंजाइम कैसे काम करता है। मैं बताया था कि एंजाइम जो रहता है, ठीक है, ध्यान से समझना, एंजाइम जो रहता है, एंजाइम को काम करने की जरूरत रहता है किसका, एक मीडियम का, और वो मीडियम होता है आपका पानी। क्या रहता है, पानी। अच्छा, ये विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है, किसमें, विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत पर। एक समांगी उत्प्रेरण नहीं, कौन सा उत्प्रेरण सिद्धांत, विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत के ऊपर काम करता है। क्लियर है ना। ठीक, देखो कोई विलयन बनाऊंगा तो विलयन में जो आपका एंजाइम है वो कौन से अवस्था में रहता है, कोलाइडी अवस्था में रहता है। कौन से अवस्था में रहता है, कोलाइडी अवस्था। क्लियर है। और यदि ये एक एंजाइम है तो एंजाइम में एक निश्चित क्या रहता है, आपका शेप रहता है। क्लियर है, एंजाइम का क्या रहता है, आपका एक निश्चित शेप रहता है, ठीक है, निश्चित शेप रहता है। और इसमें निश्चित आकार के जो अभिकारक अणु हैं, जैसे ये इसमें आकर के ये फिट होगा तो ये एक निश्चित आकार का क्या है, आपका अभिकारक अणु है, यह हमारा अभिकारक अणु है। क्लियर है ना। और ये क्या है, आपका एंजाइम है। समझ आ रहा है ना। तो निश्चित आकार के अभिकारक अणु के साथ ये जुड़ता है। यदि देखो इसको ए मान रहा हूँ और ये क्या है, आपका एंजाइम है। क्या है आपका, ये ए मान रहा हूँ और ये क्या है, आपका एंजाइम। ये ऐसे समझो, हाँ, ये एक ए हो गया अभिकारक है और ये क्या है, आपका एंजाइम है। ये दोनों आपस में मिलेंगे और आपस में मिल करके यहाँ पास क्या बना देंगे, ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देंगे। क्या बना देंगे, कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम अभिकारक सम्मिश्र। एंजाइम अभिकारक सम्मिश्र, ठीक है, एंजाइम अभिकारक सम्मिश्र। यहाँ पर जो बॉन्ड रहता है तब थोड़ा सा लूज रहता है। क्या रहता है, थोड़ा सा लूज। क्लियर है ना। एंजाइम, ठीक है, अभिकारक को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट और इसको सम्मिश्र को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। लूज बॉन्डिंग रहता है। कुछ देर बाद ये जो बॉन्ड रहता है वो क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। बॉन्ड क्या हो जाता है, टाइट। अब यहाँ पास बन जाता है, ये जो सबस्ट्रेट था वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। और ये बन जाता है अब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और ये जो लूज बॉन्डिंग था ना यहाँ पास, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टाइट बॉन्डिंग में। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब लास्ट में क्या होगा, ये जो एंजाइम है वो प्रॉपर फिर से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रॉपर क्या हो जाएगा, अलग। तो प्रोडक्ट अलग हो गया और एंजाइम क्या हो गया, अलग। समझ आया कि नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं ताला चाबी परिकल्पना। क्या बोलते हैं, ताला चाबी परिकल्पना। फिशर नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने दिया था, ठीक है। उसके अनुसार क्या होता है, जिस प्रकार एक निश्चित ताले को एक निश्चित चाबी से ही खोला जा सकता है, वैसे ही एक जो निश्चित अभिकारक है वो एक निश्चित एंजाइम का एक्टिव साइट से ही जुड़ करके क्या करता है, क्रिया करता है। और किसका निर्माण करता है, आपके प्रोडक्ट का निर्माण करता है। क्लियर है कि नहीं। इसको एक बार पढ़ लेना, पढ़ करके एकदम आसानी से समझ आ जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या होता है आपका, क्या एंजाइम सम्मिश्र परिकल्पना, यानी कि एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र परिकल्पना भी बोलते हैं इसको। एंजाइम अभिकारक बोला हूँ, अभिकारक को क्रियाधार भी बोलते हैं ना। एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र बनता है पहले, फिर एंजाइम उत्पाद सम्मिश्र बनता है। एंजाइम उत्पाद सम्मिश्र बनता है प्रोडक्टरिक, फिर लास्ट में प्रोडक्ट अलग हो जाता है और एंजाइम क्या हो जाता है आपका, अलग। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका ये जो टॉपिक था, कौन सा वाला, उत्प्रेरक, वो पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इसको एक बार रिवाइज करना। सबसे पहले हम लोग पढ़े उत्प्रेरक किसे कहते हैं, दूसरा पढ़े उत्प्रेरण किसे कहते हैं, उसके बाद उत्प्रेरक का प्रकार देखे, एक तो क्षमता के आधार पर, एक अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर दो प्रकार देखे थे, समांगी और एक विषमांगी। अवस्था और क्षमता के आधार पर कितने प्रकार का पढ़े, चार प्रकार का, धनात्मक, ऋणात्मक, स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। उसके बाद कुछ परिभाषा पढ़े, उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरुआत की है आज किसके बारे में, उत्प्रेरण का सिद्धांत, क्रियाविधि सिद्धांत। सबसे पहले हम लोग पढ़े माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, उसके बाद हम लोग कौन सा पढ़े, अधिशोषण सिद्धांत। क्या पढ़े, अधिशोषण सिद्धांत। उसके बाद ठोस जो अधिशोषक होता है या ठोस उत्प्रेरक होता है, उसकी क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कितने कारक, दो कारक, उनके बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जिसमें उदाहरण लिए थे जियोलाइट का, ZSM-5 का। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए किसके बारे में, एंजाइम, एंजाइम का परिभाषा, एंजाइम का गुण। उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरुआत किए क्या, एंजाइम का उदाहरण। एंजाइम का उदाहरण दिए दिखाया तुमको, प्रोटीन का पाचन कौन कौन कर सकता है,
कार्बोहाइड्रेट का कौन करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। एल्कोहल का निर्माण कितने विधि से होता है, 2 विधि से पढ़े। एक तो सबसे पहले हम लोग कौन सा विधि पढ़े थे, इस साइड लिखे थे इसको स्टार्च द्वारा। दूसरा कौन सा पढ़े, सिरा द्वारा। किसके द्वारा, सिरा द्वारा। इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़े, क्या एंजाइम जो रहता है उसका कार्य करने का क्रियाविधि कैसे रहता है। ये विषमांगी उत्प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तालाचाबी परिकल्पना, सबसे पहले एक एंजाइम रहता है वो क्रियाधार के साथ जुड़ता है और एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र बनाता है जो कि लूज बॉन्डिंग वाला होता है। उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम उत्पाद सम्मिश्र में जो कि टाइट बॉन्डिंग वाला होता है। फिर अंत में जो तुम्हारा उत्पाद रहता है वो प्रॉपर अलग हो जाता है और एंजाइम अलग हो जाता है। कहाँ पास जुड़ा था, इसके एक्टिव साइड पर। अच्छा, इसको क्रियाशील करने के लिए किसका जरूरत होता है, कोफैक्टर का। क्लियर है। तो इतना सब चीज को अच्छे से याद करना, एक बार पूरा रिवाइज करना, एक फ्लो चार्ट बना लेना। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेगा याद करने में, तुम लोगों को पहली बार है ना, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेगा, 2 दिन लिख कर प्रैक्टिस करना। कल शुरुआत करेंगे हम लोग अधिशोषण किसे कहते हैं, यानी पूरा अधिशोषण वाला टॉपिक। अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण क्या होता है, दोनों में अंतर, फ्रेंडलिक का अधिशोषण, समतापी वक्र वगैरह पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में फिर स्टार्ट करेंगे किसको, कोलाइड को। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, ठीक।